नमस्कार नमस्कार नमस्कार। सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन मेरे भाई, आज का करंट अफेयर्स। ओके। सो कल 26 जनवरी हम लोगों ने करंट अफेयर्स सेशन किया था। मुझे पता है काफी बच्चे थे जिन्होंने, मेरे दोस्त, कल हम लोगों का साथ दिया था, हमने आपका साथ दिया था। तो लगभग लगभग 42-44 हजार बच्चों ने वो सेशन ने देखा है। जिन्होंने नहीं देखा कल का करंट अफेयर्स, वो आज मेरे दोस्त एमसीक्यू के फॉर्म में यहाँ पर रिवीजन के माध्यम से कवर कर सकते हैं। और जब डिटेल में पढ़ना हो तो थोड़ा समय निकाल के पढ़ लीजिएगा। ओके। सो गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, राधे राधे मेरे भाई। स्टार्ट करें सेशन। ओके। चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। बोलो वहां के बिहारी लाल की जय। लिखा है कि माइंड सेट इज व्हाट सेपरेट द बेस्ट फ्रॉम द रेस्ट। ओ माय गॉड, माइंड सेट। अच्छा, हम जैसा सोचते हैं ना हम वैसे बन जाते हैं। हम लोग कहावत सुनते हुए आ रहे हैं, इसमें कोई अंतर नहीं है। जैसा सोचोगे ठीक है वैसा मेरे दोस्त बनते चले जाओगे। होता क्या है ना कि जैसे आप कभी साइकिल चलाना, कभी ही गाड़ी चलाना, तो आप कभी भी अपने ना इंजन ऑयल को जब डलवाते हो, या साइकिल में भी मेरे भाई जब कोई भी पार्ट्स आप ओरिजिनल कोई भी डलवाते हो, तो आप हमेशा कोशिश करते हो कि यार ओरिजिनल पार्ट डलवाए, लोकल पार्ट ना डलवाए। क्यों? क्योंकि आप चाहते हो कि यार ये कहीं हमें धोखा ना दे जाए रास्ते में, कहीं हमें यार इसका इंजन ना खराब हो जाए। और हम अपने इंजन में कहीं ना कहीं खराब चीजें क्या भरते रहते हैं। खराब चीज है मेरे भाई, ठीक है। डर के रूप में हो सकता है, नेगेटिव थॉट्स के रूप में हो सकता है, ठीक है, नेगेटिव लोगों के सराउंडिंग होकर रह सकता है। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि यार भगवान ने हमें इतनी बढ़िया सुंदर चीज दी है। हम तो खूबसूरत है ही, आप तो खूबसूरत है ही, हम तो है एक मेरे भाई कि हमारा शरीर तो खूबसूरत है। हमें एक ऐसा बढ़िया चीज दी है कि जिसके आधार पर हम क्या नहीं कर सकते। हमारे पास विवेक है, सोचने की शक्ति है, समझने की शक्ति है, बोलने की शक्ति है, सुनने की शक्ति है, क्या नहीं है, देखने की शक्ति है, हर एक चीज है। तो क्यों ना हम यार इस चीज का उपयोग बेहतर तरीके से करें, और शुरुआत क्यों ना यहां से करें कि पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव सोचना है, ठीक है। और यार आप लोग प्रेमानंद महाराज जी को देखते हैं। प्रेमानंद महाराज जी इसलिए मैं उदाहरण दे रहा हूं कि आज के समय में हर एक व्यक्ति उनकी बात सुनना चाहता है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, चाहे वो किसी भी, क्योंकि वो किसी आधार पर बात, मतलब किसी को कभी उनकी कोई ऐसी 100 में से एक भी बात ऐसी नहीं होगी जो ऐसा हम लोग कह सकते कि नहीं सर आप आज थोड़ा अलग विवाद कर रहे हैं। सारी बातों में कहीं ना कहीं अर्थ नजर आ रहा होता है। लेकिन एक चीज आपने देखा होगा कि वो हमेशा से बोलते हैं कि भगवान का नाम लीजिए, भगवान का नाम लीजिए। क्यों? क्योंकि भगवान में आस्था रखिए, क्योंकि वो आपको बेहतर करके देंगे, वो आपके लिए बेहतर सोचेंगे। लेकिन आप भी अपने लिए बेहतर सोचिए, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए। अगर आप दूर तक सोच पा रहे हैं तो दूर तक सोचने के लिए प्रयास करिए। और लेकिन इस बीच इस जर्नी के लिए कहीं नेगेटिव मन में मत लाइए कि नहीं यार मेरे से होगा नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? कुछ भी असंभव नहीं है, सब चीज पॉसिबल है। हर एक चीज पॉसिबल है मेरे भाई, सब चीज पॉसिबल है। मैं बता, हर एक चीज पॉसिबल है, ठीक है। बशर्ते मैं अपने को कहीं ना कहीं उस तरीके से ढालना सीख जाऊं, मैं उसके लिए प्रयास करना सीख जाऊं। मेरा शरीर अभी हो सकता है कुछ एक चीजों के लिए तैयार नहीं है, लेकिन धीरे 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 मेरा प्रयास, मेरे दोस्त, उसको तैयार कर देगा। आप सोचो पहले दिन ही मेरे दोस्त, आप मेरे दोस्त बहुत बढ़िया तरक्की हासिल कर लें, तो ऐसा नहीं होता। समय लगता है, समय लगता है। जो आपको दिखता है और जो असल में प्रयास है उसके पीछे बहुत सारे लोगों के मेरे दोस्त आपको चीजें दिखती नहीं है ना, दिखाई जाती हैं। तो आप कोशिश ये करिए कि अपनी तरफ से अपने प्रयासों को बेहतर करिए। ओके। बाकी आगे बढ़ते हैं, ऊपर वाले का नाम लेते हैं, जय श्री राधे करते हैं मेरे भाई। चलो पहला सवाल आपके सामने, गौर फरमाइएगा। ओके। पहला सवाल है, हु हैज बीन अपॉइंटेड इंडिया न्यू इजराइल, मतलब इंडिया के न्यू इजराइल में एम्बेसडर कौन बने हैं? आईआईटी बाबा। ये हमारी मीडिया है ना, इसके पास कुछ नहीं है भाई, इसके पास कुछ नहीं है मेरे भाई, कुछ भी नहीं है। मतलब कोई आधार नहीं है हमारे देश की मीडिया का, मुझे तो ऐसा लगता है। महाकुंभ में बहुत कुछ है कैप्चर करने के लिए, बहुत कुछ है लोगों को सिखाने के लिए, बताने के लिए। लेकिन वो उल्लू कहां पर लगे हुए हैं? सबके सब एक ही जगह पे मेरे भाई है। कि आप अपनी मम्मी के पास क्यों नहीं जा रहे, आप अपने पापा के पास क्यों नहीं जा रहे? अरे भाई वो अलग चीज है, चलो ठीक है। चलिए राइट आंसर यहां पर क्या बनेगा मेरे भाई? ऑप्शन नंबर 1, जितेंद्र पाल सिंह। ओके, जितेंद्र
पाल सिंह, इनको अभी इंडिया का न्यू एम्बेसडर बनाया गया इजराइल में। आई होप गाइज यहां तक सारी चीजें क्लियर होंगी। वैसे सिंपल है, कल हम लोगों ने मेरे दोस्त इसको पढ़ा था। ओके, अच्छा एक चीज याद रखना, अभी भारती एक्सा जो लाइफ इंश्योरेंस है, ओके, भारती एक्सा लाइफ इंश्योरेंस, इसके अभी चेयरमैन बनाए गए। चेयरमैन कौन बनाएगा इसके चेयरमैन? इनका नाम है अखिल गुप्ता। ओके, अखिल गुप्ता, इनको भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस इसका चेयरमैन बनाया गया है। अच्छी न्यूज है दोस्तों ये वाली। एक न्यूज है रिलायंस पावर की, रिलायंस पावर। अभी रिलायंस पावर में मेरे दोस्त सीईओ सीईओ अपॉइंट किए गए, इनका नाम है नीरज, नीरज परख। ओके, नीरज परख, आई होप क्लियर होगा। बॉम्बे हाई कोर्ट, ओके, बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं आलोक आराधे। ओके, आलोक आराधे, बॉम्बे हाई कोर्ट चीफ जस्टिस। सेम अभी दिल्ली हाई कोर्ट के भी चीफ जस्टिस बने, दिल्ली हाई कोर्ट चीफ जस्टिस, इनका नाम है देवेंद्र कुमार, देवेंद्र कुमार, इनको दिल्ली हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस अपॉइंट किया गया है। ओके, इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन, ओके, सेक्रेटरी जनरल इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन, इनका नाम है संजीव रंजन, संजीव रंजन मेरे भाई। ओके, ये नाम इंपॉर्टेंट है, संजीव रंजन। बात समझ में आ रही है? तो एक बार देखिएगा, भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस के चेयरमैन कौन है? अखिल गुप्ता। रिलायंस पावर के जो सीईओ है नीरज परख। ओके, बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आलोक आराधे, दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार, एंड आईओआरए सेक्रेटरी जनरल इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन सेक्रेटरी जनरल, इनका नाम है संजीव रंजन। ओके, संजीव रंजन। नेक्स्ट, who has been appointed as the new CEO of LTI Mindtree, देवाशीष चटर्जी की जगह पे इनको अपॉइंट किया गया है। देवाशीष चटर्जी की जगह पे LTI Mindtree के न्यू सीईओ कौन अपॉइंट हुए? न्यू सीईओ, ये आंसर ऑप्शन नंबर 2 मेरे भाई, वेणुगोपाल लंबू। ओके, अब इसके अलावा कुछ एक अपॉइंटमेंट जैसे CRPF सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, इसके डायरेक्टर जनरल का नाम क्या है? ये है जीपी सिंह। जीपी सिंह मतलब ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। ओके, ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। न्यू ओम्बड्समैन, ओम्बड्समैन ऑफ बीसीसीआई। ओके, न्यू ओम्बड्समैन ऑफ बीसीसीआई, ये कौन अपॉइंट हुए? जस्टिस अरुण मिश्रा। ओके, जस्टिस अरुण मिश्रा। ओके, न्यू ओम्बड्समैन ऑफ बीसीसीआई, दोनों ही, सीआरपीएफ वाली भी न्यूज इंपॉर्टेंट है और ये ओम्बड्समैन वाली न्यूज भी मेरे भाई इंपॉर्टेंट। ओके, मिनिस्ट्री ऑफ हायर एजुकेशन, इसमें अभी सेक्रेटरी, ओके, सेक्रेटरी कौन अपॉइंट हुए? विनीत जोशी। ओके, विनीत जोशी है, इनको मेरे दोस्त सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया है। ये न्यूज भी बढ़िया है मेरे भाई, विनीत जोशी सेक्रेटरी, सेक्रेटरी। ओके, अच्छा एक और चीज याद रखना, तुहिन पांडे है, तुहिन पांडे, ठीक है, तुहिन पांडे साहब को क्या रेवेन्यू सेक्रेटरी बना दिया गया मेरे भाई? ऐसा कुछ है क्या? तुहिन पांडे साहब को रेवेन्यू सेक्रेटरी बना दिया गया, यस और नो? मतलब कुछ अभी रिशफल देखने को मिला हम लोगों को। अगर तुहिन पांडे को रेवेन्यू सेक्रेटरी बना दिया गया तो फिर अरुणीश चावला क्या कर रहे हैं मेरे भाई? अरुणीश चावला बनाया तो इनको गया था, लेकिन अरुणीश चावला के पास से अब रेवेन्यू सेक्रेटरी वाली गद्दी तो चली गई। भाई तुहिन कांत पांडे साहब अपने फाइनेंस सेक्रेटरी तो हैं,
ये तो है ये फाइनेंस सेक्रेटरी, लेकिन फाइनेंस सेक्रेटरी के साथ इनको रेवेन्यू सेक्रेटरी का भी नया रोल दे दिया है। अरुणीश चावला के पास कौन सा रोल है मेरे भाई? तो वो दीपम देख रहे हैं, DIPAM। ओके, DIPA मतलब डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक असेट मैनेजमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक असेट मैनेजमेंट। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? नेक्स्ट, who has been re-elected as the prime minister of Republic of Ireland। जो रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड है इसके प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? ताउसीच बोलते हैं मेरे भाई। ओके, ये एक फियाना फेल पार्टी है, इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फियाना फेल पार्टी, बताइए मित्रों। सबसे बड़ा अपॉइंटमेंट तो अभी यूएसए में रहा है। यूएसए के 47th प्रेसिडेंट बने डोनाल्ड ट्रंप। ओके, अपने एस जयशंकर साहब, उनकी जो स्वेरिंग सेरेमनी रही थी उसमें इन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था। ये 47th प्रेसिडेंट है, इस बात को भी याद रखना। ठीक है, ये नंबर इंपॉर्टेंट है 47th मेरे दोस्त। डोनाल्ड ट्रंप ने अभी WHO से बाहर होने का अनाउंसमेंट कर दिया है। इवन एक एग्रीमेंट और है, पेरिस एग्रीमेंट। ओके, पेरिस एग्रीमेंट, इससे भी खुद को बाहर कर लिया है, दोनों से बाहर कर लिया है। ठीक है, ये अच्छी न्यूज है ये वाली। जैसे एस जयशंकर साहब इंडिया को रिप्रेजेंट किए थे 47th प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप साहब की स्वेरिंग सेरेमनी में, वैसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हो रहा आपका स्विट्जरलैंड के दावोस में। ओके, और वहां पर इंडिया को रिप्रेजेंट किया अश्विनी वैष्णव साहब ने। ये जरूर याद रखना। ये कह रहे थे जयंत चौधरी कर रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, जयंत चौधरी नहीं, इंडियन डेलीगेशन को मेरे दोस्त अभी यहां पर अश्विनी वैष्णव साहब इन्होंने रिप्रेजेंट किया था। ठीक है, चलो यहां आंसर बनेगा ऑप्शन ऑफ 4 माइकल मार्टिन। ओके, माइकल मार्टिन। अगला देखिएगा, मजा आ जाएगा मेरे दोस्त, यहां तो मजा आ जाएगा, मतलब मजा, अति उत्तम मजा आएगा, अति उत्तम मजा। इन क्वेश्चंस को जरा फोकस होकर पढ़िएगा मेरे भाई। हाँ, फोकस होकर पढ़ना। गजब के क्वेश्चंस है मेरे भाई ये, स्टेटमेंट बेस्ड वाले। ठीक है, चलो 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 देखते हैं। Consider the following statement regarding the Gallantry Award announced on the eve of 76th Republic Day। तो 76th Republic Day मेरे भाई, और इसकी संध्या पर गैलेंट्री अवार्ड का अनाउंसमेंट रहा था। सवाल यहां पर यह है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इस कॉन्टेक्स्ट में ट्रू है? निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट इस कॉन्टेक्स्ट में मेरे दोस्त ट्रू है? नाइन्टी थ्री पर्सनल रिसीव गैलेंट्री अवार्ड। चलो, अपनी प्रेसिडेंट जो है इनका नाम है द्रौपदी मुर्मू। ओके, इन्होंने अभी अप्रूव किए थे गैलेंट्री अवार्ड। कौन से अवार्ड मेरे भाई? गैलेंट्री अवार्ड। इनको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? वीरता पुरस्कार। ये किन के लिए अभी अप्रूव किए गए थे? 93 आर्म्ड फोर्सेस और सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस पर्सनल के लिए। ओके, आर्म्ड फोर्सेस एंड सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के लिए। इस 93 में से भी आउट ऑफ 93 11 ऐसे रहे थे जिनको मरणोपरांत दिया गया। मरणोपरांत का मतलब होता है पोस्ट्यूमसली। ओके, पोस्ट्यूमसली। तो पहली वाली लाइन लिखिए, 93 रिसीव्ड गैलेंट्री अवार्ड इंक्लूडिंग 2 कीर्ति चक्र एंड 14 सूर्य चक्र। उसमें भी आता हूं। अब इस 93 का ब्रेकअप कर लेते हैं मेरे भाई, मतलब इसको ब्रेक कर लेते हैं। इसमें कीर्ति चक्र कितने हैं? कीर्ति चक्र। ओके, तो ये 2 रहे थे। ठीक है, जिसमें कि एक अभी जीवित है और एक का स्वर्गवास हो चुका है, एक को मरणोपरांत यहां पर सम्मानित किया गया है। तो पहली वाली लाइन तो अपनी यहां पर करेक्ट होती हुई दिख रही है, क्योंकि इसमें मेरे भाई जो शौर्य चक्र है, ओके, शौर्य चक्र, ये 14 को दिया गया। तो पहली वाली लाइन तो अपनी करेक्ट हो गई। ठीक है, पहली वाली लाइन देखो, यहां तक पढ़ना पड़ा हमें, यहां तक पढ़ना पड़ा, तब जाकर मेरे भाई हम लोग करेक्ट कर पाए पहली वाली लाइन को। इसलिए ना जब भी स्टेटमेंट बेस्ड MCQ आता है ना, तो दिमाग मेरे दोस्त बिल्कुल संतुलित होने लगता है। अच्छा 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 अच्छा। ठीक है मेरे भाई, यहां 3 लोगों को मरणोपरांत दिया गया था, 14 में से 3 लोगों को मरणोपरांत। एक है जिनको कि अभी बार 2 सेना मेडल। ओके, बार 2 सेना मेडल, ये किसको दिया गया था? एक व्यक्ति को दिया गया था। ओके, सेना मेडल कितनों को दिया गया था? सेना मेडल
टोटल 66 को दिया गया था, 66 लोगों को दिया गया था, जिसमें कि 7 आपके मरणोपरांत रहे थे। ओके, अब कुछ को नवसेना मेडल से भी सम्मानित किया गया था। नवसेना मेडल से 2 लोगों को सम्मानित किया गया था। ओके, और वायु सेना मेडल से, वायु सेना मेडल से मेरे भाई यहां पर 8 लोगों को सम्मानित किया गया था। ठीक है, अब इसको काउंट करो तो यहां पर हो गए 66 और 2 जोड़ दो 68, मतलब 68 और 8 मेरे दोस्त 76 और एक 77, 77 4 81, 81 और 10 मेरे भाई 91, 91 और 2 यहां पर 93, तो टोटल मिलाकर 93 लोगों को सम्मानित किया गया है। अब यहां पर क्या लिखा हुआ है देखो, पहली वाली तो अपनी लाइन अपनी करेक्ट होती है, ये तो करेक्ट है। दूसरा लिखा है कीर्ति चक्र इंडिया के सेकंड हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड है, ये भी करेक्ट है। ये मेजर मंजीत जी को दिया गया है और नायक दिलबर खान को दिया गया था मरणोपरांत, ये भी अपना करेक्ट है मेरे भाई, ये अपना करेक्ट है। ठीक है, और आगे लिखा है 66 सेना मेडल अवार्डेड एंड 7 पोस्ट्यूमसली, तो देखिए ना 66 ब्रैकेट में 7 लिखा हुआ है, तो ये भी अपना करेक्ट हो गया। ओके, और यहां पर जो कीर्ति चक्र है ये अवॉर्डेड ओनली फॉर बैटलफील्ड हीरोइज्म एंड नॉट फॉर द एक्ट ऑफ करेज आउटसाइड कॉम्बैट। नहीं मेरे भाई, ये इसीलिए तो दिया जा रहा है, कीर्ति चक्र जो है वो युद्ध के मैदान से दूर वीरता, साहसी कार्यवाही और आत्म बलिदान के लिए दिया जाता है, आउटसाइड। ठीक है, यहां नॉट लिखा हुआ है, नॉट नहीं होगा मेरे भाई, ये अपना इनकरेक्ट हो जाएगा। तो पहला करेक्ट, दूसरा करेक्ट, तीसरा करेक्ट, यानी राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी मेरे दोस्त। नेक्स्ट देखिएगा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द फिजिकल हेल्थ इंडेक्स। क्या गजब का न्यूज था कल ये, कल जब हम लोगों ने पढ़ा था, सोचो कल हम लोगों ने संडे को क्लास करी थी और उसमें भी लगभग मेरे भाई 2000 के आसपास बच्चे थे, या 2000 थे या 2500 बच्चे थे। मतलब मैं सोच रहा था कि कंटेंट अगर हो ना बच्चों के लिए तो भाई बच्चे तो हमेशा आने को तैयार रहते हैं, बट कुछ उस्ताद थे जो आए नहीं थे, कुछ उस्ताद इसलिए थे नहीं, वो तो मेरे भाई लड्डू लेने के लिए गए थे, है ना, पहुंच गए होंगे स्कूल में, लाइन में लग गए होंगे बचपन के दिन याद करने के लिए। यहां पर बी के साथ जा रहे हो, बी के साथ, बी मतलब ओनली 2, यार ऐसे कैसे हो सकता है, कुछ सी के साथ भी जा रहे हैं 2 और 3। चलो देखते हैं मेरे भाई। तो पहली चीज तो ये है कि सबसे पहले लिखते हैं इंडेक्स का नाम, इंडेक्स का नाम है फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2025, इनॉग्रल रहा था इसका, ये फर्स्ट एडिशन रहा था। ओके, ये इनिशिएटिव किसका है, ये इनिशिएटिव है नीति आयोग का, नीति आयोग का, यानी ये वाला तो अपना पॉइंट, ये वाला तो अपना पॉइंट यहां पर करेक्ट है, इट इज एन इनिशिएटिव ऑफ नीति आयोग। ओके, ये किस फाइनेंशियल ईयर के लिए है, तो ये फाइनेंशियल ईयर 23 के लिए, यानी ये 22-23 के लिए इंडेक्स निकाला गया है। किसके लिए मेरे भाई, 22-23 के लिए। ओके, अब जो आपके फाइनेंस कमीशन है, कौन सा फाइनेंस कमीशन, 16th फाइनेंस कमीशन, उसके जो चेयरमैन है इनका नाम है अरविंद पनगरिया, डॉक्टर अरविंद पनगरिया। ओके, पनगरिया, इनके द्वारा इस इंडेक्स को रिलीज किया गया था। ओके, अब आप देखेंगे यहां पर नई दिल्ली से लॉन्च किया था, ये लिखा है 15th, यहां 15th की जगह आएगा 16th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन मेरे भाई इनके द्वारा, तो ये इनकरेक्ट हो गया, ये अपना करेक्ट हो गया। आगे लिखा हुआ है यहां पर कि ये जो इंडेक्स है इसमें जो टॉप 3 स्टेट है उसमें पहले नंबर पे अपना उड़ीसा रहा था, दूसरे नंबर पे अपना छत्तीसगढ़ रहा था। ठीक है मेरे भाई, कौन सा गढ़ मेरे भाई, छत्तीसगढ़। ओके, छत्तीसगढ़, और तीसरे नंबर पे रहा था गोवा। हमने इसको याद करने का तरीका भी एक बनाया था, झारखंड, ओके, एंड गुजरात, वही अपना तरीका था, OCGJG। ओके, OCGJG। अब उड़ीसा की बात करें तो इसका जो स्कोर है वो 67.8 है, और उड़ीसा ने मैंने दिखा है यहां पर टॉप किया है इस इंडेक्स में अमंग दी 18 स्टेट। ये लाइन करेक्ट है, बस ये स्कोर वाली लाइन इनकरेक्ट है मेरे भाई, ब्रैकेट या 67.8 आएगा, तो ये इनकरेक्ट हो गया।
आउट ऑफ 18 स्टेट जो ओनली 5 आर परफॉर्मर्स। अच्छा ये कह रहे हैं 18 स्टेट में 5 स्टेट थे जो कि परफॉर्मर रहे थे, अलग अलग कैटेगरी रही थी, अचीवर, फ्रंट रनर, परफॉर्मर, एस्पायरेशनल। तो ये 5 नहीं रहे थे मेरे भाई, 4 परफॉर्मर रहे थे। तो ये भी अपना इनकरेक्ट हो जाएगा, सिर्फ अपना ऑप्शन नंबर 2 यहां पर करेक्ट होगा, ओनली 2, इसलिए बी स्टेटमेंट अपना यहां पर करेक्ट होगा। बात समझ में आ रही है मेरे दोस्त? पकड़ पा रहे हो उसको, नहीं पकड़ पा रहे हो? जो कल के करंट अफेयर्स को देखा होगा उसके तो समझ में आ रहा होगा, जिन्होंने कल का करंट अफेयर मिस किया होगा उसको दिक्कत हो रही होगी। अब ये जो 4 रहे थे, जो 4 परफॉर्मर रहे थे, ये परफॉर्मर कौन कौन से रहे थे मेरे भाई? परफॉर्मर मेरे दोस्त, तो ये जो स्टेट है इनका नाम है तमिलनाडु, राजस्थान, ओके मेरे भाई, बिहार और हरियाणा। ओके अगला देखिएगा, नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इनऑपरेटिव प्रधानमंत्री जनधन योजना अकाउंट। तो प्रधानमंत्री जनधन योजना अकाउंट के कॉन्टेक्स्ट में निम्न में से कौन सा करेक्ट है मेरे भाई? यहां पर आप कह रहे हैं ए करेक्ट है, 1 2 3 करेक्ट है। चलो भैया लेट्स सी, देखते हैं। ठीक है, तो बाय दिसंबर 2024, ये कह रहे हैं दिसंबर 2024 तक जो प्रधानमंत्री जनधन योजना है उसके तहत 21% जो अकाउंट है, डेट इज 110 मिलियन, ये इनऑपरेटिव है। एक अकाउंट तब इनऑपरेटिव कहा जाता है जब वो 12 महीने तक उसमें कोई भी कस्टमर ट्रांजैक्शन नहीं होता, नहीं 12 नहीं 24 महीने तक नहीं होता मेरे भाई, तब कहा जाता है 24 महीने तक। ओके, तो ये 12 महीने वाला नहीं अपना करेक्ट होगा, 24 महीने होगा। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 2 अपना यहां पर इनकरेक्ट बैठता है। ठीक है, इनकरेक्ट, अपना पहला करेक्ट है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने यहां पर इनएक्टिव अकाउंट में लीड किया है कि सबसे ज्यादा इनएक्टिव अकाउंट बैंक ऑफ बड़ौदा में 29 मिलियन, फिर पीएनबी में, फिर एसबीआई में, फिर बैंक ऑफ इंडिया में। अगर हम लोग प्रतिशत में देखते हैं, प्रतिशत में, तो ये बैंक ऑफ इंडिया टॉप पर है 33% के साथ। अगर एब्सोल्यूट टर्म्स में देखते तो बैंक ऑफ बड़ौदा टॉप पर है। तो अपना आंसर बनेगा 134, 134। अगला देखिएगा। ठीक है, टोटल इन ऑपरेटिव अकाउंट 110 मिलियन रहे हैं। डॉर्मेंसी रेट जो ग्रोथ रही थी वो मार्च 2024 तक 19% से बढ़कर अभी 21% पे आ गई है। डेफिनेशन क्या इन ऑपरेटिव अकाउंट की? तो एक अकाउंट को हम इन ऑपरेटिव तब बोलते हैं जब उसमें कोई भी कस्टमर इंड्यूस ट्रांजेक्शन ना रहा हो 24 महीने तक लगातार। टॉप बैंक विद इन ऑपरेटिव अकाउंट, उसमें बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी, एसबीआई, बैंक ऑफ इंडिया। हाईएस्ट शेयर ऑफ इन ऑपरेटिव अकाउंट, मतलब अगर प्रतिशत में देखते हैं तो बैंक ऑफ इंडिया है टॉप पर मेरे भाई, और अगर एब्सोल्यूट टर्म्स में देखते हैं तो बैंक ऑफ बड़ौदा टॉप पर है। ओके, नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द आरबीआई पेनल्टीज ऑन बैंक एंड इंस्टीट्यूशन। बैंक और इंस्टीट्यूशन के ऊपर अभी आरबीआई ने पेनल्टी लगाई है, उसके कॉन्टेक्स्ट में निम्न में से कौन सा करेक्ट है? देखो आज अगर हम लोग देखें 1 जनवरी, 1 जनवरी का आप सेशन देखना, लगभग लगभग लाख, 1.25 लाख या 1.5 लाख के आसपास व्यूज होंगे। अब आप देखेंगे 24 घंटे में तो वही 55, 60, 65 हजार के आसपास बच्चा जुड़ता है। अब सोचिए धीरे धीरे क्या हुआ कि कंटेंट का अंत हो गया है, कंटेंट में मजा नहीं आ रहा है, या मेरे भाई फैकल्टी उल्लू बना रहा है, नहीं ना। इंसान लगातार नहीं चल पाता है, सारा खेल यहीं का है। एक दिन आया छुटपुट, 2 दिन आया छुटपुट, 3 दिन आया मेरे भाई, फिर 4 दिन आया मेरे भाई, फिर वो बंद हो जाता है। धीरे धीरे आधों से तो आप वैसे ही जीत जाओगे, आधे तो आलस की वजह से हार जाएंगे। हाँ मैं बता रहा हूँ, आधे तो खुद को अरे यार कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे, तुर्रम का समझेंगे मेरे भाई। ठीक है, कुछ से तो आप वैसे ही जीत जाओगे। तो ज्यादा प्रयास करने की जरूरत कुछ जगह नहीं पड़ेगी। सबसे ज्यादा प्रयास कहाँ नहीं करना? कंसिस्टेंसी में। वहां तो आप बस एक ही प्रयास करिए, लगातार चलते रहिए बस, आधे तो वैसे ही पीछे छूट जाएंगे। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर बैंक ने 3.31 करोड़ रुपीस की पेनल्टी लगाई है। यहाँ पर जम्मू कश्मीर बैंक के ऊपर आरबीआई ने लगाई 3.31 करोड़ की पेनल्टी रिलेटेड टू बीएसबीडीए केवाईसी नॉर्म्स एंड लोन रेस्ट्रिक्शन। बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर 1 करोड़ की पेनल्टी लगाई गई है। ठीक है, जो एलिजिबल फंड है उसको इन्होंने डीईए फंड में नहीं डाला था, डिपॉजिटर एजुकेशन अवेयरनेस
यूएनएस फंड में, उसके चलते कैनरा बैंक के ऊपर 1.63 करोड़ की पेनल्टी लगाई है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग एंड डिपॉजिट इंटरेस्ट रेट नॉर्म्स के नॉन कंप्लायंस के चलते। तो ये भी करेक्ट, ये भी करेक्ट, ये भी करेक्ट अपना बनेगा मेरे भाई, ठीक है। और यहां पर जो डेट्सन एक्सपोर्ट वेस्ट बंगाल का, इसके ऊपर 10 लाख की जगह मेरे भाई 1 लाख रुपए की पेनल्टी लगी है। तो ये अपना आंसर बनेगा 1 2 3, अपना ए अपना आंसर यहां पर राइट बनेगा। बात समझ में आ रही है? डन 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 डन, मजा आ रहा है मेरे दोस्त, ठीक है। नेक्स्ट अगला देखिएगा। नेक्स्ट, जम्मू कश्मीर बैंक के ऊपर 3.31 करोड़ की, बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर 1 करोड़ की, कैनरा बैंक के ऊपर मेरे भाई 1.63 करोड़ की, डेट्सन एक्सपोर्ट के ऊपर 1 लाख की पेनल्टी लगाई गई। संजय एक बैटलफील्ड सर्वेलेंस सिस्टम है, उसके कॉन्टेक्स्ट में निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? सर मेंटली प्रेजेंट नहीं हूं, पता है मैं क्या करूं, मैं समझ नहीं पाया आपके सवाल को। तो वो स्टेटमेंट देखो, अब क्या होगा ना, धीरे धीरे तुम्हें ना वन लाइनर से मोहब्बत कम हो जाएगी। तो वन लाइनर पढ़ के मजा नहीं आएगा। क्यों नहीं मजा आएगा? तुम कहोगे अरे यार वन लाइनर में तो एक ही न्यूज याद हो रही है, स्टेटमेंट बेस में 4 स्टेटमेंट पढ़ते हैं, 4 स्टेटमेंट मतलब 4 न्यूज। अब वो पेनल्टी वाले क्वेश्चन एग्जाम में 4 बन सकते हैं, आपने एक ही स्टेटमेंट में उसको रिवाइज कर लिया। जब जब रिवाइज करोगे मेरे भाई 4 क्वेश्चन रिवाइज करोगे, ये फायदा होता है। लेकिन हम लोग भाई बराबर लेके चलनी है दोनों चीजें, एक इतना ही कि सारे स्टेटमेंट भर दें। ऐसा भी नहीं होगा कि 40 के 40 क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस आ जाए, 50 के 50 या 60 के 60। उसमें हो सकता है 40-20 का रेशियो, 40 में से 20 स्टेटमेंट बेस हो या 15 हो मेरे भाई 10 हो, ऐसी चीजें आपको देखने को मिलती हैं। लेकिन आपको इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा, ठीक है। आंसर यहां पर क्या, ऑप्शन नंबर डी मेरे भाई, 1 2 3 4 सारे करेक्ट है। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह साहब ने इसको लॉन्च किया था नई दिल्ली से, ओके। इट इंटीग्रेट ग्राउंड एंड एरियल सेंसर, इसके साथ मतलब ग्राउंड और जो एरियल सेंसर है इसके साथ जोड़ा गया है। कॉमन सर्वेलेंस पिक्चर यहां पर ये देता है मेरे भाई, ओके। इट विल बी इंडक्टेड इन 2025 फेज मैनर में होगा, हाँ जी। इसको 2400 करोड़ रुपए की लागत से बनाए गए, सारे अपने यहां पर करेक्ट बनते हैं, ओके। अगला सवाल देखिएगा, ठीक है। आईएफसीआई के कॉन्टेक्स्ट में निम्न में से कौन सा करेक्ट है? ओके, IFCI, चलिए बहुत बढ़िया, ये आंसर बनेगा अपना। गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड 500 करोड़ इन्फ्यूजन फॉर आईएफसीआई बाय प्रेफरेंशियल शेयर फॉर 2024-25, ये अपना करेक्ट है। गवर्नमेंट का जो स्टेक है आईएफसीआई में करंटली 71.72% है एज ऑफ सितंबर 2024। इसके बाद मेरे दोस्त ये फर्दर पोस्ट इन्फ्यूजन बढ़ जाएगा। एस्टैब्लिश हुई थी 1948 में, इंडिया की फर्स्ट डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आईएफसीआई ऑपरेट एज एनबीएफसी अंडर द आरबीआई रेगुलेशन। तो ये भी अपना करेक्ट है मेरे भाई, 1 2 3 4, ओके। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग रिलायंस इंडस्ट्रीज का एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा सेंटर इनिशिएटिव। तो जो डेटा सेंटर इनिशिएटिव है और रिलायंस इंडस्ट्री का जो एआई है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसको लेकर मेरे दोस्त इनमें से कौन सा करेक्ट है? सर रिवीजन कैसे करें? मल्टीपल टाइम रिवीजन करें, ठीक है। मल्टीपल टाइम रिवीजन मेरे दोस्त ऐसे बनाइए, हफ्ते में 7 दिन है, ओके। तो डेली तो रिवीजन करना है, फिर 3 दिन का एक साथ रिवीजन करो, ठीक है। डेली तो रिवीजन करना है, फिर 3 दिन का एक साथ रिवीजन करो, फिर इस हफ्ते के लिए मेरे भाई कोई एक डेट फाइनल करो, इस हफ्ते का रिवीजन पूरा करना है। और ऐसी इसी साइकिल को बनाओ मेरे दोस्त, ठीक है। यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्री ने कहा है कि वो एक वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेटा सेंटर बनाने जा रहा है बेंगलुरु कर्नाटक में। नहीं, ये करेक्ट नहीं है, ये गुजरात के जामनगर में बन रहा है, जहां तक मैं करेक्ट हूं मेरे भाई। अगर मैं इनकरेक्ट हूं तो मुझे कमेंट सेक्शन में मेरे दोस्त करेक्ट कर देना, ओके। अगला लिखा हुआ है एनवीडिया सप्लाई करेगा एआई सेमीकंडक्टर फॉर रिलायंस एआई इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया, ये करेक्ट है। एट एनवीडिया एआई समिट इन इंडिया 2024, ये समिट रहा था, ओके, मुंबई में रहा था। उस दौरान जो सीईओ हैं इसके जेनसेन हुआंग, इन्होंने कहा था रिलायंस इंडिया पार्टनरशिप किया एआई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, ये भी करेक्ट है। यूनियन कैबिनेट ने अभी एक एआई प्रोग्राम है, इसको अप्रूव किया था, 10,372 करोड़ रुपए इसका कॉर्पस है, ये करेक्ट है। 2 3 4, ओके, 2 3 और 4 मेरे दोस्त। नेक्स्ट, which statement about FCRA license for बांके बिहारी टेम्पल FCRA रूल आर करेक्ट? ओके, FCRA लाइसेंस को लेकर, FCRA रूल को लेकर इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? कौन सा करेक्ट है मेरे भाई, कौन सा करेक्ट है?
बाकी बिहारी टेम्पल वृंदावन, इसको FCRA लाइसेंस मिला है फॉरेन डोनेशन एक्सेप्ट करने के लिए, करेक्ट है। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने अप्रूव किया है टेम्पल का एप्लीकेशन, ये इनकरेक्ट है। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने, होम मिनिस्ट्री मेरे भाई, होम मिनिस्ट्री। ओके, तो FCRA रूल 2022 ने यहाँ पर जो एनजीओ एक्सपेंस कैप है वो 50% से 20% कर दी, ये करेक्ट है। ओके, ऑल जो फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन होंगे ये थ्रू दी SBI ब्रांच होंगे, ये भी करेक्ट है। तो पहला, तीसरा, चौथा। ओके, पहला, तीसरा और चौथा जो बोल रहे हैं ना ऑल मेरे भाई, ऑल कैसे हो जाएगा, ऑल का तो ऑप्शन तक नहीं दिया मैंने यहाँ पर, ठीक है, ये अपना करेक्ट बैठेगा। नेक्स्ट दोस्त, तो ये टेम्पल का नेम है बांके बिहारी टेम्पल और अप्रूवल अथॉरिटी थी होम मिनिस्ट्री। पर्पस क्या था कि यहाँ पर जो फॉरेन डोनेशन है उसको अलाउ किया जाए, ठीक है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्ट के तहत। मैनेजमेंट जो है प्रीवियसली जो मैनेज बाय द प्रीस्ट एज अ प्राइवेट प्रॉपर्टी, नाउ अंडर द कोर्ट अपॉइंटेड कमिटी। ओके, अब ये जो कल पढ़े होंगे उनके लिए रिवीजन चल रहा है, ठीक है। एक्सपेंस लिमिट पहले 50% होती थी, अब 20% कर दी है। 5 साल की ये वैलिडिटी रहेगी इस रजिस्ट्रेशन की। ओके, आइडेंटिफिकेशन रिक्वायरमेंट चाहिए होगी, आधार, पासपोर्ट, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया डिटेल्स चाहिए होंगी, एप्लीकेंट को ये प्रोवाइड करनी पड़ेंगी। जो फॉरेन फंडिंग रूटिंग होगी वो SBI की जो डेजिग्नेटेड ब्रांच है नई दिल्ली में उसके थ्रू होगी। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 वीमेन सिंगल टाइटल किसने जीता है? आर्याना सबलेनका को हराकर मेरे भाई, आर्याना सबलेनका, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज, आज भी पढ़ेंगे हम लोग। ऑस्ट्रेलियन ओपन मेन सिंगल टाइटल पढ़ेंगे। ओके, तो ये जीता है यहाँ पर मैडिसन कीज ने। ओके, मैडिसन कीज ने जीता है, ठीक है। मैडिसन कीज यहाँ पर चैंपियन है USA की। इन्होंने जिनको हराया वो आर्याना सबलेनका है, बेलारूस की। ओके, अगला, वो इंडियन ग्रैंड मास्टर कौन है जिन्होंने 9th जौहर इंटरनेशनल ओपन चेस टूर्नामेंट जीता है मलेशिया में बाय डिफीटिंग ग्वेन वैन हू, ठीक है। ग्वेन वू हू को हराकर यहाँ पर जो इनियन पनीर सेल्वम है, इन्होंने ये टाइटल अपने नाम किया था, इनियन पनीर सेल्वम। एक सवाल ये भी आ सकता है कि ये इनियन पनीर सेल्वम किस स्टेट से है, तो ही इज फ्रॉम तमिलनाडु। ओके, ये आपके तमिल नाडु से मेरे दोस्त। किस दिन को इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन ऑब्जर्व करते हैं? इसका थीम था AI एंड एजुकेशन प्रिजर्विंग ह्यूमन एजेंसी इन द वर्ल्ड ऑफ ऑटोमेशन। तो ये प्रत्येक वर्ष 24 जनवरी को मनाया जाता है। ओके, 24 जनवरी को इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन हम लोग मनाते हैं। 15th नेशनल वोटर्स डे किस दिन रहा था, जिसकी थीम थी नथिंग लाइक वोटिंग आई वोट फॉर श्योर। नथिंग लाइक वोटिंग आई वोट फॉर श्योर इसकी थीम रही, मतलब ये 25 जनवरी को रहा नेशनल वोटर्स डे। ओके, ये सारी चीजें हम लोगों ने कल पढ़ी थी। 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे रहा, थीम थी नथिंग लाइक वोटिंग आई वोट फॉर श्योर। ओके, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी, इसलिए 25 जनवरी को हम लोग नेशनल वोटर्स डे मनाते हैं। चीफ गेस्ट द्रौपदी मुर्मू जी थी और जो गेस्ट ऑफ ऑनर थे वो अर्जुन राम मेघवाल रहे थे। ओके, गेस्ट ऑफ ऑनर। आई होप यार इतनी चीजें क्लियर होंगी। ओके, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे प्रत्येक वर्ष हम लोग कब मनाते हैं? नेशनल गर्ल चाइल्ड डे हम लोग 24 जनवरी को मनाते हैं। 24 जनवरी को नेशनल गर्ल चाइल्ड डे मनाया जाता है। आउट ऑफ 16 आपका स्कोर क्या है, जरा चैट में मेरे को बताएंगे। आउट ऑफ 16 मेरे भाई आपका स्कोर क्या है? ओके, आप लोगों ने अभी तक अगर वॉरियर प्रो ज्वाइन नहीं किया है तो मत करना मेरे भाई। आप कोशिश करना कि जब एक बार एग्जाम आपका क्लियर हो जाए या एग्जाम हो जाए प्रीलिम्स का या मेंस का, उसके बाद इसको ज्वाइन करना, क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जनरल अवेयरनेस जिसमें आप फाइनेंशियल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस 3 से 4 दिन में पूरा कंप्लीट कर सकते हो। सिर्फ कुछ नहीं करना है, आपको नोटबुक लेनी है या कोई लैपटॉप लेना है या डेस्कटॉप लेना है, उसको रात को सिर के नीचे रख के सोना है, लगातार 3 दिन सोना है आपको, चौथे दिन आपको सारी चीजें याद हो जाएंगी। ओके, कोशिश करना बेटा ऐसा करने की, इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। सेम फॉर जनरल अवेयरनेस, सेम फॉर करंट अफेयर्स, सेम फॉर फाइनेंशियल अवेयरनेस, हर चीज के लिए। ओके, और बढ़िया होगा अगर एग्जाम से पहले करने की कोशिश करोगे ना, एक रात पहले, तब हमारी इंद्रियां बहुत ज्यादा मेरे दोस्त काम कर रही होती हैं, तब आपको और बढ़िया समझ में आएगा। अभी इसका लेने का फायदा नहीं, अभी ले लोगे तो 3-3.5 महीने में फाइनेंशियल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस कंप्लीट हो जाएगा। लगभग मेरे भाई करंट अफेयर्स आप सारा कवर करके चल सकते हो, ठीक है। स्टेटमेंट बेस्ड MCQs भी आपको इसमें मिल जाएंगे। मेंस स्पेशल मत करना अभी करने का कोई अर्थ नहीं निकलेगा, आराम से करना जब एक बार एग्जाम मेरे दोस्त ओवर हो जाए, क्योंकि अभी कर लोगे तो पास हो जाओगे, सिलेक्शन हो जाएगा, सरकारी नौकरी लग जाएगी, नहीं अपन को तो बेरोजगारी के प्रतिशत में आना है, रोजगार में तो आना ही नहीं है मेरे भाई। बट बाकी कुछ एक्सेप्शन हो मेरे दोस्त, थोड़े हमारे जैसे जो थोड़ा सीरियस ना हो मेरे भाई, ठीक है, जो सीरियस है बिल्कुल उनको तो ये अप्रोच अपनानी, जो हमारे जैसे सीरियस नहीं है, कोशिश करना मेरे दोस्त आज जाके इसको इनरोल कर लेना। अभी ऑफर भी चल रहा है, 1562 की जगह 1349 का है, 12 महीने की जगह 24 महीने कोड यूज कर सकते हैं Y168। सेम फॉर बैंक महापैक भी या बैंक महापैक प्लस के साथ भी। ओके, आप बढ़ते हैं यहाँ पर आज की न्यूज की तरफ, ठीक है, बड़े मेरे भाई आगे बढ़े। लो, मैं क्या रैगिंग कर रहा हूँ, आज चक्रव्यूह में क्लास होगी। अरे आज सारे चक्रव्यूह में क्लास होगी, टेंशन क्यों ले रहे हो सारी क्लास होंगी।
ठीक है, चलो गौर फरमाइएगा। इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, हमारे देश में अलग अलग रेगुलेटरी बॉडी है, जैसे सेबी अपना जो है ये कैपिटल मार्केट का रेगुलेटर है, ओके। जैसे आरबीआई है ये बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करता है, मनी मार्केट को रेगुलेट कर रहा है। जैसे कि आपका मेरे दोस्त एक पीएफआरडी है, ओके, पीएफआरडी है फॉर पेंशन एंड फॉर इंश्योरेंस अगर हम लोग बात करें मेरे दोस्त, ठीक है, तो ये दिस इज आईआरडीआई, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। आईआरडीआई ने यहां पर इंपोज करी है पेनल्टी 1 करोड़ रुपए की, किसके ऊपर? रॉयल सुंदरम जनरल इंश्योरेंस के ऊपर, ओके। तो इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अभी 1 करोड़ का जुर्माना लगाया रॉयल सुंदरम जनरल इंश्योरेंस के ऊपर। किस चीज के लिए? ये कहता है कि जो कुछ एक्टिविटीज है जिनको आप आउटसोर्स करते हो, आउटसोर्स का मतलब आप खुद नहीं उसको लेकर काम कर रहे हो, आप बाहर से मेरे दोस्त उस काम को करा रहे हो। जैसे कि आप मेरे भाई घर पे जन्मदिन मनाया जा रहा बच्चे का फॉर एग्जांपल, अब आप कह रहे हो यार एक काम करते हैं, लड्डू ना बाहर से ले आते हैं, घर पे नहीं बनाते, गाजर का हलवा बाहर से ले आते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग आउटसोर्स कर ले। एक तो घर पे बना लिया, एक हो गया चलो ठीक है बाहर से। अब कंपनी जनरली क्या करती हैं कि बहुत सारे काम ऐसे भी होते हैं जिनको वो आउटसोर्स करती हैं कि चलो एक काम करते हैं, इस वाले काम के लिए बाहर के किसी कंपनी से टाई अप कर लेते हैं, उसको उससे आउटसोर्स कर लेंगे। अब यहां पर जो आउटसोर्स रिलेटेड नॉर्म्स हैं उनको ना मानने के चलते यहां पर इस कंपनी के ऊपर मेरे दोस्त जुर्माना लगाया गया। और कितने का जुर्माना लगाया वो आपके सामने है, यहां पर जुर्माना लगाया गया 1 करोड़ रुपए का। बात समझ में आ रही है? क्लियर हो रही है मेरे दोस्त? आई होप क्लियर हो गई, ओके। अब इन्होंने कहा कि जब इंस्पेक्शन किया गया तो पता चला कि जो पेमेंट हुआ है वो 1 करोड़ से ज्यादा का हुआ है 2018-19 में और 2019-20 में वेंडर्स को जिनसे हम सर्विस ले रहे हैं, ठीक है। आगे जॉर्जिया में कहा है कि जॉर्जिया को मलेरिया फ्री घोषित कर दिया, ठीक है। देखो जॉर्जिया जिस तरीके से काम कर रहा है ना मेरे भाई, उस तरीके से यहां पर मलेरिया फ्री बनना लाजमी था। अरे सर आप तो जॉर्जिया में रह रहे हो, आपको तो जैसे पता है, मतलब कहने में क्या जा रहा है मेरे भाई, ठीक है। लेकिन ये समझ लीजिए कि हाँ जी जॉर्जिया को मलेरिया फ्री घोषित कर दिया गया है, ओके। जॉर्जिया जिसकी कैपिटल है टिबिलिसी, करेंसी लारी। अब जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है जिससे यूएस ने बाहर होने का इरादा कर लिया है, जिसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, उसने अभी इसको सर्टिफिकेशन दे दिया है मलेरिया फ्री का, ओके। अब ये 45 जो अदर कंट्रीज है, एक टेरिटरी है जो कि ये इस माइलस्टोन को पहले ही अचीव कर चुका है, ठीक है, उसका ये भाग बन गया है। तो इट ज्वाइन द लीग ऑफ 45 अदर कंट्रीज, ये 45 अन्य देशों और एक क्षेत्र की श्रेणी में शामिल हो गया जिन्होंने ये उपलब्धि हासिल की है। बात समझ में आ रहा है? ये लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज होती है मेरे भाई, पैरासाइट के कारण होती है, ठीक है। अब जब कोई भी इन्फेक्टेड मॉस्क्यूटो अगर आपको काट लेता है, मच्छर मेरे दोस्त काट लेता है, ठीक है, उसके कारण ये होता है मलेरिया। बड़ा खतरनाक होता है ये मेरे दोस्त, खतरनाक मतलब लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज है, ठीक है। इसमें इमीडिएट ट्रीटमेंट की नीड होती है। अब डब्ल्यूएचओ ने यहां पर सर्टिफिकेशन ऑफ मलेरिया एलिमिनेशन दिया है, किसको? मतलब ये उन देशों को ये सर्टिफिकेशन देता है जिसने प्रीवियस 3 कॉन्जिक्यूटिव ईयर में एटलीस्ट मेरे दोस्त बढ़िया काम किया होता है। मतलब जो ये ट्रांसमिशन की ये जो चेन चल रही है इसको इंटरप्ट किया होता है, एटलीस्ट मेरे दोस्त, एटलीस्ट। बात समझ में आ रही है? एटलीस्ट द प्रीवियस 3 कॉन्जिक्यूटिव ईयर जो है वो इंटरप्टेड रहे हो। इंटरप्टेड का मतलब यहां पर ये कि उसमें बेहतरीन काम किया गया होता है, ओके। आगे बढ़ते हैं। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने अभी बोर्ड ने अप्रूव कर दिया कि वो यूनिवर्सल बैंक के लाइसेंस के लिए अप्लाई करेगा। असल में कुछ दिन पहले की बात है, हम लोगों ने पढ़ा था एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में कि एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के बोर्ड ने अप्रूव कर दिया, फिर उसने आरबीआई के पास भी अप्लाई कर दिया था। तो ऑलरेडी जो नंबर 1 पे चल रहा है, मतलब आगे चल रहा है स्मॉल फाइनेंस बैंक लाइसेंस के लिए, वो मेरे भाई वो चल रहा है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। अब जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक भी इस कतार में आ गया मेरे भाई, इस लाइन में आ गया है। अब आप कहोगे सर एक बात बताओ यार कि स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है, जो ये यूनिवर्सल बैंक बनना चाहते हैं, इसके लिए रूल्स क्या है? कोई तो रूल होगा, कोई तो कहानी होगी जिस आधार पर ये बन सकते हैं। हाँ बिल्कुल बन सकते हैं, आधार भी बताता हूं। लेकिन अभी रिसेंट में कमेटी बनी थी, अगर आपको याद हो, एम के जैन साहब की अध्यक्षता में। एम के जैन साहब की अध्यक्षता में कमेटी किस लिए बनी है? स्मॉल फाइनेंस बैंक और यूनिवर्सल बैंक लाइसेंस जो होगा, इसकी ये जो एप्लीकेशन होंगी, एप्लीकेशन इसको इवैल्यूएट करने के लिए, ओके। तो ये जरूर याद रखना, स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड यूनिवर्सल बैंक। एम के जैन साहब डेप्यूटी गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, फॉर्मर, ओके।
इनकी अध्यक्षता में यहां पर कमेटी बनी है इस स्मॉल फाइनेंस बैंक यूनिवर्सल बैंक लाइसेंस को इवैल्यूएट करने के लिए, मतलब एप्लीकेशन को। अब आते मुद्दे की बात पर कि वो बैंक जो कि यूनिवर्सल बैंक से स्मॉल फाइनेंस बैंक बन सकते हैं, उसके लिए शर्तें क्या, कुछ तो शर्तें होंगी। तुम बेटा इससे शादी कर सकते हो, उसकी शर्तें होंगी। तुम्हारी सरकारी नौकरी होनी चाहिए, ठीक है। तुम्हारे पास मेरे दोस्त घर खानदान में प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तुम बेटा कोई भी किसी भी गलत काम में नहीं होने चाहिए। मतलब ये सारी चीजें चेकलिस्ट कंप्लीट कर लेंगे तब जाकर मेरे भाई वो अपनी शादी के लिए एग्री करेंगे। ओके, बात समझ में आ रही है। तो ऐसे ही यहां पर यूनिवर्सल बैंक के लिए कुछ शर्तें हैं, या स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए कुछ शर्तें यूनिवर्सल बैंक बनने के लिए। अब वो शर्तें क्या है, इन्होंने बोला कि आपका शेड्यूल्ड स्टेटस होना चाहिए। कौन सा स्टेटस, शेड्यूल्ड स्टेटस होना चाहिए आपके पास, ठीक है। आपका सेटिस्फैक्टरी ट्रैक रिकॉर्ड रहा हो मिनिमम 5 इयर्स, मतलब मिनिमम आपको 5 साल का एक्सपीरियंस हो चुका हो, ठीक है। मिनिमम 5 ईयर का आपको एक्सपीरियंस हो चुका हो, शेड्यूल्ड स्टेटस होना चाहिए मेरे भाई, और सेटिस्फैक्टरी ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए परफॉर्मेंस का फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ 5 इयर्स। दूसरा मेरे दोस्त आगे, रिकॉग्नाइज जो स्टॉक एक्सचेंज है, स्टॉक एक्सचेंज, ये सब पढ़ा चुका हूं पहले मेरे भाई, ठीक है। इसमें लिस्टिंग होनी चाहिए, मतलब लिस्टेड होना चाहिए बैंक, ओके, लिस्टेड होना चाहिए। मिनिमम जो नेट वर्थ है, नेट वर्थ मिनिमम जो है वो आपकी 1,000 करोड़ रुपए होनी चाहिए। 1,000 रुपए नहीं, 1,000 करोड़ मेरे भाई, 1,000 करोड़ होनी चाहिए, ओके। एट द एंड ऑफ द प्रीवियस क्वार्टर, एट द एंड ऑफ प्रीवियस क्वार्टर, ओके, एट द एंड ऑफ प्रीवियस क्वार्टर, ठीक है। शेड्यूल्ड बैंक का स्टेटस होना चाहिए भाई, शेड्यूल्ड बैंक का स्टेटस, ये एग्जाम का पार्ट बनेगा, ठीक है। इन्होंने बोला है कि आपका CRAR, कैपिटल टू रिस्क वेटेड असेट रेशियो, जो प्रिस्क्राइब्ड है वो आपके लिए मिनिमम आप मेंटेन करके चल रहे हो, 15% प्रिस्क्राइब्ड है। जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है इनको CRAR, कैपिटल टू रिस्क वेटेड असेट रेशियो 15% एटलीस्ट मेंटेन करना होता है, तो वो आप मेंटेन करके चल रहे हो। आगे इन्होंने बोला कि आपका जो नेट प्रॉफिट है, जो नेट प्रॉफिट है मेरे भाई, लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर में, लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर में नेट प्रॉफिट होना चाहिए। जो लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर रहे हैं उसमें नेट प्रॉफिट होना चाहिए। आगे इन्होंने मेरे दोस्त एक और कंडीशन बोली कि जो आपका ग्रॉस एनपीए रेशियो या फिर नेट एनपीए रेशियो, ग्रॉस एनपीए रेशियो, नेट एनपीए रेशियो लेस देन या फिर मेरे भाई इक्वल टू, ठीक है, साइन भी बना सकता था बट ऐसे ही पढ़ो, लेस देन और इक्वल टू 3% होना चाहिए, और ये मेरे दोस्त लेस देन और इक्वल टू 1% होना चाहिए, तब तो आनंद आएगा। लेकिन कब, पिछले लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर में, ओके, लास्ट 2। एक बार फिर से सुनिएगा जरा। इन्होंने बोला कि भैया जी आप क्या चाहते हो, अरे भैया जी हम तो भैया स्मॉल फाइनेंस बैंक को यूनिवर्सल बैंक में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो कर लो ना। अरे कैसे करें ना, कंडीशन इतनी सारी है ना। क्या क्या है कंडीशन, तो पहली कंडीशन है शेड्यूल्ड बैंक का स्टेटस होना चाहिए ना, मिनिमम एक्सपीरियंस 5 साल का होना चाहिए ना, स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होना चाहिए ना, हाँ, नेटवर्थ की बात करें कम से कम 1,000 करोड़ मेरे दोस्त होनी चाहिए ना, एट द एंड ऑफ प्रीवियस क्वार्टर मेरे भाई, जो पिछला क्वार्टर का अंत हुआ है उस डेट पर कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो जो निर्धारित है वो मेंटेन करना चाहिए ना, नेट प्रॉफिट लास्ट 2 ईयर में होना चाहिए ना, लॉस ना हो, लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर में प्रॉफिट होना ही चाहिए, नेट प्रॉफिट। और मेरे भाई ग्रॉस एनपीए रेशियो, नेट एनपीए रेशियो लेस देन और इक्वल टू 3% मेरे भाई, और नेट एनपीए रेशियो जो है वो लेस देन और इक्वल टू 1% होना चाहिए ना, तब जाके मेरे भाई कोई स्मॉल फाइनेंस बैंक खुद को मेरे दोस्त यूनिवर्सल बैंक में कन्वर्ट करा सकता है ना। आई बात समझ में ना, आगे बढ़ते हैं ना। तो जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उन्होंने यहां पर अप्रूव कर दिया है कि वो आरबीआई के पास जाएंगे और कहेंगे हे प्रभु, हे दीननाथ, हमें लाइसेंस दे दो यहां पर यूनिवर्सल बैंक का। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के अलावा एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ऑलरेडी अप्लाई कर चुका है। जना स्मॉल फाइनेंस बैंक भी मेरे भाई करंट कैलेंडर ईयर में अप्लाई करेगा। ओके, डन। आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त। इंडिया और इंडोनेशिया, असल में है क्या कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति भारत में आए। अब जब इंडोनेशिया के राष्ट्रपति भारत में आए तो हम उनको खाली हाथ जाने देंगे? जैसे किसी शादी में आप जाइए मेरे भाई, आपको निमंत्रण आया और आप गए वहां पर, तो वो निश्चित तौर पे आपको जाने के टाइम पे एक मिठाई का डिब्बा पकड़ाते हैं। तो हमने भी कहा
कि भैया जी इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट प्रबोवो सुबियांतो साहब इंडिया में आए हैं, कुछ तो मिठाई का डिब्बा दीजिए। तो हमने कहा लीजिए एग्रीमेंट मेरे भाई। कौन सा एग्रीमेंट? म्यूचुअल फंड एग्रीमेंट मेरे भाई, ठीक है, म्यूचुअल फंड एग्रीमेंट। तो इंडिया और इंडोनेशिया ने यहां पर म्यूचुअल फंड के क्षेत्र में, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट के क्षेत्र में एक समझौता कर लिया है मेरे भाई। किसके क्षेत्र में? इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट के क्षेत्र में। ओके, तो एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया एंड एसोसिएशन मैनेजर देखो अब ये इंडोनेशियन जो इन्वेस्टमेंट मैनेजर एसोसिएशन है, इस लाइन को याद रखो, ठीक है, वो भाषा अलग है, इस भाषा को याद रखो। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया, ये लाइन याद रखो, और ये वाली याद रखो, इंडोनेशियन इन्वेस्टमेंट मैनेजर एसोसिएशन। इन दोनों ने म्यूचुअल फंड के क्षेत्र में काम करने के लिए समझौता किया, बस इतना याद रखना है। म्यूचुअल फंड के क्षेत्र में काम करने के लिए समझौता किया है। बात समझ में आ रही है भाई? क्लियर है? आज 12 बजे के सेशन को स्किप मत करना। आज 12 बजे का सेशन जो होगा पद्मा अवार्ड पे होगा, या फिर मेरे भाई जो इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम को लेकर जो रिपोर्ट आई है उसको लेकर होगा। इन दोनों में से जहां तक है पद्मा अवार्ड को लेकर होगा, तो इसको स्किप मत करना। अब बात करते हैं यहां पर ऑस्ट्रेलियन ओपन की। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन एक साल में कितने ग्रैंड स्लैम होते हैं भैया जी? 4। कौन कौन से होते हैं भैया जी? सबसे पहला होता है ऑस्ट्रेलियन, फिर होता है फ्रेंच, फिर होता है विंबलडन, फिर होता है यूएस। ऑस्ट्रेलियन होता है भैया जी हार्ड कोर्ट पे, हाँ जी। यूएस होता है भैया जी हार्ड कोर्ट पे, हाँ जी। फ्रेंच ओपन होता है लाल मिट्टी पे, हाँ जी। ग्रास कोर्ट पे होता है आपका विंबलडन ओपन, हाँ जी। अब हुआ क्या मेरे भाई, साल का पहला ऑस्ट्रेलियन ओपन मेरे दोस्त, हमने वीमेन सिंगल टाइटल तो देख लिया था किसने जीता, अब आ गए यहां पर मेन सिंगल टाइटल की। तो जेनिक सिनर इटालियन है, इन्होंने अलेक्जेंडर ज़वेरेव को हराकर यहां पर अपना टाइटल जीत लिया है इन अ रो, लगातार दूसरी दफा ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025। क्या गजब न्यूज है, समझते मेरे दोस्त, क्या गजब न्यूज है, ध्यान दीजिएगा। तो जेनिक सिनर की बात करते हैं, ये इनका सेकंड कॉन्सिक्यूटिव ऑस्ट्रेलियन ओपन चैंपियनशिप है, लगातार दूसरी बार ऑस्ट्रेलियन ओपन चैंपियनशिप टाइटल इन्होंने अपने नाम किया। अलेक्जेंडर ज़वेरेव को हराया था, इटालियन है, ये भी याद रखना। असल में हुआ क्या कि इन्होंने ये जो ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है, ये उसमें यंगेस्ट मैन बन गए हैं, 2 बार लगातार टाइटल जीतने वाले, लगातार 2 बार टाइटल जीतने वाले, ठीक है। सिनर 23 वर्षीय मात्र, और 23 वर्षीय सिनर जो है यंगेस्ट मैन है टू लीव मेलबर्न पार्क विद अ ट्रॉफी 2 ईयर्स इन अ रो, लगातार 2 दफा ट्रॉफी जीती सिंस जिम करियर। ओके, जिम करियर ने 1992-93 में जीती थी, उसके बाद मेरे दोस्त यहां पर ये यंगेस्ट मैन बन गए हैं। क्या गजब न्यूज है, क्या गजब है मेरे भाई, ठीक है। जिम कुरियर मेरे भाई, जिम कुरियर। आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट ऑस्ट्रेलियन ओपन फाइनल था नंबर 1 और नंबर 2 के बीच में, ये है ना गजब मेरे दोस्त। नंबर 1 मतलब जो नंबर 1 खिलाड़ी, नंबर 2 खिलाड़ी, उनके बीच में ये पहला ऑस्ट्रेलियन ओपन फाइनल रहा था सिंस 2019। तब 2019 में नोवाक जोकोविच और राफेल नडाल के बीच में रहा था। नोवाक जोकोविच ने मेरे दोस्त नंबर 1 ने नंबर 2 को हरा दिया था, और इस बार भी मेरे भाई नंबर 1 और नंबर 2 के बीच में फाइनल रहा था। क्या गजब लाइन है मेरे दोस्त। आगे बढ़ते हैं। ये इनका सेकंड सक्सेसिव टाइटल रहा था ऑस्ट्रेलियन ओपन में, और तीसरा कैरियर का ग्रैंड स्लैम टाइटल था, ओवरऑल तीसरा ग्रैंड स्लैम टाइटल है। इन्होंने एंड्री अगासी, रोजर फेडरर, नोवाक जोकोविच को ज्वाइन कर लिया है एलाइट लिस्ट ऑफ प्लेयर्स को, जिन्होंने मेरे दोस्त कॉन्सिक्यूटिव ऑस्ट्रेलियन ओपन टाइटल जीता है 21st सेंचुरी में। ओके, ओपन एरा में 21st सेंचुरी में। बात समझ में आ रही है? अब आप कहोगे सर इतना पढ़ ले, पहला पेज पढ़ ले, काम चल जाएगा। काम चलाने के लिए तो मेरे दोस्त कर सकते हो, लेकिन हाँ सिलेक्शन लेने के लिए आपको एक एक लाइन को पढ़ना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट। अब देखो ऐसा है कि वैसे तो अपने लिए आपको मैं हमेशा से बोलता हूं कि मैन सिंगल इंपॉर्टेंट है, वीमेन सिंगल इंपॉर्टेंट है, लेकिन ऐसा नहीं कि मेंस डबल, वीमेंस डबल, मिक्स डबल से क्वेश्चंस नहीं आते हैं, ऐसा नहीं है मेरे भाई। आते यहां से भी क्वेश्चंस आते हैं, बट हमें ज्यादा से ज्यादा जो फोकस करना है वो किस पे करना है? मैन सिंगल और वीमेन सिंगल पे। पढ़ के तो चलना इनको भी है, ऐसा नहीं है कि इनको इनका अर्थ 0 हो जाएगा हमारे लिए, कि इनका अर्थ हमारे लिए शून्य हो जाएगा कि हम बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे इनको भी। लेकिन हमारा टारगेट मेरे दोस्त ज्यादा से ज्यादा फोकस होगा मैन सिंगल, वीमेन सिंगल, बट इसको भी हमें लेके चलना है। ओके देन मेरे भाई, तो जरा समझो, चेक रिपब्लिक की जो ये चेक गणराज्य की कैटरीना सिनिकोवा है, ओके, इन्होंने अपना 10th ग्रैंड स्लैम वीमेंस डबल टाइटल जीता है, ठीक है, व्हेन शी एंड अमेरिकन पार्टनर टेलर टाउनसेंड, इन्होंने अपना ऑस्ट्रेलियन ओपन टाइटल जीत लिया था। तो देखिए ये मेरे दोस्त आपको दिख रही हैं, इन्होंने दोनों ने टाइटल जीता, और टाइटल जीतने के बाद ये हवा में उड़ने लगी। बहन ज्यादा हवा में नहीं उड़ना चाहिए, रुक जा, डट जा, संभल जा।
अभी फ्रेंच ओपन भी है, विंबलडन ओपन भी है, यूएस ओपन भी है। एक टाइटल जीतने के बाद ये तो प्रीलिम्स क्लियर होने के बाद उछलने लगते हैं, वैसे यहां पर देखो उछल, अरे अभी मेंस भी बाकी है, अरे रुक जा, डट जा। तो चेक गणराज्य की कैटरीना, ठीक है, सिनिकोवा, ये वो कैटरीना नहीं है मेरे भाई, समझ रहे हो ना, ठीक है, ये कैटरीना अलग है, ये कैटरीना सिनिकोवा है। इन्होंने अपना तीसरा ग्रैंड स्लैम टाइटल जीत लिया, वीमेंस टाइटल जीत लिया है, जब इन्होंने और इनकी अमेरिकन पार्टनर टेलर टाउनसेंड ने ऑस्ट्रेलियन ओपन का क्राउन अपने नाम किया था। इन्होंने चाइनीज ताइपी सुवी और लतविया की जेलेना, इन दोनों को हराया था। किस किस को हराया था मेरे भाई? जेलेना को जो लतविया की और चाइनीज ताइपी की हीसू को, हीसू। आई बात समझ में? ठीक है बेटा, समझ में आ गया, क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, फेमस कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर चेरियन साहब का निधन हो गया। डॉक्टर चेरियन, ओके, असल में ये बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा नाम है। इन्होंने अभी हाल फिलहाल अपनी बायोग्राफी भी रिलीज की थी केरल लिटरेरी फेस्ट के दौरान। इसका नाम है जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट, ओके। पायनियर ऑफ कार्डिक सर्जरी, जो कार्डिक सर्जरी है यानी कि जो हृदय शल्य चिकित्सा है, उसके अग्रणी जाने वाले डॉक्टर के एम चेरियन का निधन हो गया। मोदी जी ने भी दुख दर्द व्यक्त किया है मेरे भाई। ये देश के पहले जो हार्ट बाईपास सर्जरी रहे थे वो इनके थ्रू परफॉर्म की गई थी। मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि उनका क्रेडिट इनको जाता है, इनको श्रेय दिया जाता है। ओके, बड़ा नाम है मेरे दोस्त। इनको पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया था 1991 में, 1991 में, ठीक है। नेक्स्ट, गवर्नमेंट ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को नोटिफाई किया है, जो आपकी 1 अप्रैल से इफेक्टिव होगी। पहले तो इस बात को समझो, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बना रखा है, अगर आपको समय मिले तो प्लीज इस वीडियो को जरूर देखना मेरे दोस्त। यूनिफाइड पेंशन स्कीम, ओके। अब ये जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम है, इसमें हुआ क्या है कि जो एनपीएस होता था और जो ओपीएस होता था, उन सबको एक तरीके से क्लब करके इन्होंने बना दिया यूपीएस, ओके। यूनिफाइड पेंशन स्कीम बहुत बढ़िया इनिशिएटिव है ये। और इस स्कीम को सर्च करना कैसे, आप यूनिफाइड पेंशन स्कीम बाय आशीष गौतम यूट्यूब पे सर्च करना, आपको ये वीडियो मिलेगा काफी डिटेल में। उतना डिटेल में तो मैं आज भी नहीं पढ़ाऊंगा जितना डिटेल में मैंने यहां पर एक्सप्लेन किया है। तो एक बार जाकर जरूर तसल्ली से मेरे दोस्त इस सेशन को देखना, ओके। अब जरा यहां समझ लेते हैं। तो यूनिफाइड पेंशन स्कीम को अभी फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा नोटिफाई किया गया है, ओके। किसके द्वारा? फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा। असल में सरकार ना है क्या कि कुछ राज्य क्या कर रहे थे कि एनपीएस से यूपीएस पे स्विच हो रहे थे, वो राज्य जो बीजेपी वाले नहीं है भाई, अभी केंद्र में सरकार बीजेपी की है, तो जो नॉन बीजेपी वाले स्टेट है वो सारे के सारे एनपीएस से ओपीएस पे शिफ्ट हो रहा है, ओल्ड पेंशन स्कीम, ओल्ड पेंशन स्कीम, ओल्ड पेंशन स्कीम पे। अब सरकार ने कहा यार, इस बार चुनाव में भी ये रहा था, गठबंधन की सरकार बनी हुई है, जो जितना समझ में आया, जितना सुनने में आया मेरे भाई, उस हिसाब से और जितना हम लोग समझे, सरकार भी कहीं ना कहीं बैकफुट पे थी कि यार सारे राज्य इस तरफ भाग रहे हैं, इसी को ऑप्ट कर रहे हैं, कई लोगों का मन भी तो इसी को लेकर नहीं है, तो क्यों ना एक काम करें, इन दोनों को, जो पुराना अपना चलता था और जो अभी एनपीएस चल रहा था, उसको क्लब करके एक नया बना दिया इन्होंने, यूपीएस, यूनिफाइड पेंशन स्कीम। सारे बेनिफिट डाल दिए मेरे भाई दोनों के यहां पर। और ये कब से लागू हो रहा है? 1 अप्रैल से लागू हो रहा है इस साल से। और ये लगभग 23 लाख जो एम्प्लॉय है इनको बेनिफिट करने जा रहा है, 23 लाख एम्प्लॉय को, ओके। अब होगा क्या, जो गवर्नमेंट सर्वेंट जो है, जो गवर्नमेंट सर्वेंट है, जो सरकारी कर्मचारी, कल को मतलब आप होंगे मेरे भाई सरकारी कर्मचारी, जिन्होंने सर्विसेज को ऑन और आफ्टर 1 जनवरी 2004 ज्वाइन किया है, और या भविष्य में जो ज्वाइन करेंगे, तो उनके पास फैसिलिटी होगी कि वो एनपीएस से यूपीएस पे स्विच कर सकते हैं, ओके। वन टाइम स्विच, ये नहीं कि बार बार यूपीएस पे फिर एनपीएस पे, एनपीएस से यूपीएस, यूपीएस से एनपीएस नहीं, वन टाइम स्विच की सुविधा होगी कि आप एनपीएस से यूपीएस में कन्वर्ट हो सकते हैं। भाई जो 1 जनवरी 2004 से नौकरी कर रहा है, अब वो तो एनपीएस के थ्रू ही मेरे दोस्त काम कर रहा होगा, या फिर एनपीएस के बेसिस पे कंट्रीब्यूशन अपना दे रहा होगा भविष्य के लिए, तो वो एनपीएस से यूपीएस पे स्विच कर सकता है। एंड इट विल आल्सो बी अवेलेबल ऑन एन ऑप्शनल बेसिस टू स्टेट गवर्नमेंट। ये स्टेट गवर्नमेंट के पास भी ऑप्शन है अपने एम्प्लॉय के लिए इसको लागू करने का, ओके। गवर्नमेंट ऑलरेडी कह रही है कि हम इसमें 5 मेजर बेनिफिट दे रहे हैं। आपको अश्योर्ड पेंशन तो मिलेगी, निश्चित पेंशन मिलेगी। अश्योर्ड फैमिली पेंशन, इन केस अगर व्यक्ति का देहांत होता है तो परिवार को फैमिली पेंशन मिलती है। अश्योर्ड मिनिमम पेंशन, मेरे भाई पेंशन नहीं, मिनिमम पेंशन तो निश्चित है कि इतने साल आपने जॉब किया है, इससे कम काम किया है तो आपको निश्चित पेंशन तो मिलेगी, मिनिमम पेंशन तो निश्चित है। इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन के समय के साथ जैसे जैसे महंगाई बढ़ेगी मेरे भाई, वैसे वैसे आपकी पेंशन भी बढ़ती चलेगी। लमसम पेमेंट भी होगा सुपर एनुएशन पे, रिटायरमेंट पे, अपार्ट फ्रॉम ग्रेचुटी। बात समझ में आ रही है? ये सारी सुविधा सरकार इसमें दे रही है।
इवन गवर्नमेंट कह रही है कि जो कंट्रीब्यूशन हमारा होगा, सरकार अपना कंट्रीब्यूशन कर रही है 18.5%। भाई सरकार ने अपना कंट्रीब्यूशन बढ़ा दिया, पहले 14% कर रही थी, अब सरकार 18.5% कंट्रीब्यूशन कर रही है, बट जो एम्प्लॉय से कंट्रीब्यूशन लेगी वो 10%। इसमें क्या होता है कि जब आपकी सैलरी 100 रुपए, आप अपना 10% 10 रुपए यहां पर अपने बेसिक पे का कंट्रीब्यूट करोगे, ठीक है, बेसिक पे प्लस जो डीएनएस अलाउंस होता है, महंगाई भत्ता, उसको जोड़कर 10% आपको यहां पर कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। इसके तहत सरकार कह रही है आप 10% करिए, हम उसके बदले 18.5% करेंगे, हम 18.5% करेंगे। ओके गरिमा सिंह बेटा कल की क्लास में सभी में मैजिक स्लाइड थी, इसमें भी मिल जाएगी पीडीएफ में। ओके डन। अब इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि इस स्कीम पे लगभग लगभग मैंने कितने मिनट इन्वेस्ट किया है मेरे भाई, 22 मिनट। 22 मिनट आप देखिए ना, यहां पर ये जो सेशन है लगभग लगभग ये 22 24 23 मिनट का सेशन है, ठीक है। अब ये 23 मिनट का सेशन है तो इसमें कुछ तो होगा, तो कोशिश करना समय निकालकर इसको जरूर देखें। ओके पद्मा अवार्ड 2025 की बात कर लेते हैं। पद्मा अवार्ड वन ऑफ द हाईएस्ट सिविलियन, वन ऑफ द क्योंकि हाईएस्ट सिविलियन जो ऑनर है वो है भारत रत्न, उसके बाद आता पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण, फिर आता पद्मश्री। तो पद्म अवार्ड जो है ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड में से देश के, और ये 3 कैटेगरी में दिया जाता है, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री। ओके पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री। पद्मश्री चौथे नंबर का, पद्म भूषण तीसरे नंबर का, पद्म विभूषण दूसरे नंबर का। ओके और ये हर साल रिपब्लिक डे पे अनाउंस होता है, इस बार भी अनाउंस हो गया। 2025 के लिए प्रेसिडेंट साहब ने 139 पद्म अवार्डी का अनाउंसमेंट किया कि 139 लोगों को या 139 पद्म अवार्ड दिए जाएंगे, जिसमें एक ड्यू केस है, ड्यू केस मतलब 2 लोगों को दिया जा रहा है, उसको एक ट्रीट किया जाता है। ओके इन ड्यू केसेस अवार्ड इज काउंटेड एज दी वन। इसमें 7 पद्म विभूषण है, 19 पद्म भूषण है और 113 पद्मश्री है। ये पढ़ने पड़ेंगे, बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, इसलिए आज 12 बजे का सेशन ही इसके अराउंड होगा। 7 पद्म विभूषण, 19 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री अवार्ड है। 23 उसमें जो अवार्ड है वो महिलाएं, ये एग्जाम का पार्ट बना था मेरे भाई, ये वाला पार्ट बना था। 23 महिलाएं हैं 139 में से। ओके एंड लिस्ट में यहां पर 10% वो भी है जो कि फॉरेनर है, एनआरआई है, पीआईओ है, ओसीआई है, और 13 लोग ऐसे हैं जिनको पोस्ट्यूमसली मरणोपरांत सम्मानित किया गया। क्या गजब न्यूज है यार, एग्जामिनर धो देगा इसको लेकर, हमें गंदे तरीके से धो देगा मेरे भाई यहां से एग्जामिनर। बात समझ में आ रही है, बढ़िया तरीके से धो देगा मेरे भाई एग्जामिनर, यहां पर इस पर फोकस करना पड़ेगा आपको। ओके अब इस साल में जो सिर्फ पद्म विभूषण अभी पढ़ लेते हैं हम लोग, अलग से सेपरेट सेशन में सारा पढ़ेंगे। डी.एन. रेड्डी साहब है, इनको मेडिसिन के क्षेत्र में दिया गया। जगदीश सिंह खेहर साहब है, जस्टिस रिटायर्ड, इनको पब्लिक अफेयर के क्षेत्र में दिया गया। ओके आर्ट के क्षेत्र में 3 लोगों को सम्मानित किया गया। आर्ट के क्षेत्र में एक तो शारदा सिन्हा है, मरणोपरांत ओ सामू सुजुकी, ये हम लोगों ने पढ़ा था ट्रेड एंड इंडस्ट्री के क्षेत्र में। एमटी वासुदेवन नायर साहब मरणोपरांत मेरे दोस्त लिटरेचर एजुकेशन के क्षेत्र में। एल सुब्रमण्यम आर्ट के क्षेत्र में। के रजनीकांत लखिया मेरे भाई आर्ट के क्षेत्र में, इनको सम्मानित किया गया है। क्या गजब न्यूज है यार। 7 पद्म विभूषण के नाम सब रटा दूंगा, टेंशन मत लेना, सब याद करा दूंगा, सारा याद करा दूंगा, तुम लोड मत लेना, तुम बस सुनते चलो, ठीक है। इसकी पीडीएफ मिल जाएगी आपको, अभी खत्म नहीं हुआ सेशन। जीए बाय आशीष गौतम टेलीग्राम ग्रुप है, बिना स्पेस दिए सर्च करना। 1,27,000 से ज्यादा बच्चे हैं, इसमें आपको पीडीएफ मिल जाएगा इसका। ओके एक किताब है अमोल पालेकर साहब, वैसे तो इनका नाम हम लोग जानते हैं मेरे भाई, कौन नहीं जानता, इनकी किताब का नाम याद रखना। किताब का नाम है व्यू फाइंडर। ओके थोड़ा लिखा अलग तरीके से, इसलिए समझने में दिक्कत होगी मेरे भाई। दिस इज व्यू फाइंडर। ओके व्यू फाइंडर किताब का नाम है। ज्योति यारा जी, इन्होंने गोल्ड जीता है, गोल्ड मेडल अपने नाम किया इस सीजन की, ये इनकी फर्स्ट रेस रही थी। ओके फर्स्ट रेस रही थी, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। तो ज्योति यारा जी ने गोल्ड जीता है फर्स्ट रेस ऑफ सीजन। ओके इनका नेशनल रिकॉर्ड भी रहा है, 60 मीटर का हडल जीता था इन्होंने 8.04 सेकंड में। एलाइट इंडोर मीटिंग इन नैंतेस फ्रांस। अब इंडिया में होता तो फिर भी मैं कहता मेरे भाई देखो नॉर्मल याद रखना, लेकिन इनका नाम याद रखना क्योंकि इन्होंने इवेंट जीता फ्रांस में जाके। बात समझ में आ रही है, फ्रांस में जाके मेरे भाई। ओके तो ज्योति यारा जी का नेशनल रिकॉर्ड भी रहा 8.04 सेकंड में 60 मीटर हडल में, इन्होंने ये गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। इन्होंने अपना ही रिकॉर्ड ब्रेक किया है 8.12 का, ठीक है 8.12 का 2 बार इन्होंने ब्रेक किया मेरे भाई। पहले तो 8.07 में किया था, फिर अपना बेस्ट निकाला 8.04 में। क्या गजब न्यूज है। वर्ल्ड इंडोर चैंपियनशिप के लिए ये क्वालिफाई नहीं कर पाई है क्योंकि उसके लिए 7.94 की नीड थी, लेकिन फिर भी ये कि हाँ जी बहन जी को यहां पर गोल्ड मेडल मिला है।
बेलारूस के प्रेसिडेंट, इनका नाम है लुकाशेंको, इन्होंने यहां पर चुनाव जीत लिया है। तो बेलारूस के जो ऑटोक्रेट लीडर है अलेक्जेंडर लुकाशेंको, ओके, इन पावर सिंस 1994 वन री इलेक्शन, फिर से इलेक्शन ने जीत लिया है। तो इसका मतलब इनका नाम हमें याद रखना है कि इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट वर्तमान में है, री इलेक्शन भी वो जीत गए, जिनका नाम है लुकाशेंको। ओके, लुकाशेंको। तो ये रहा सेशन, आई होप बढ़िया लगा होगा, मजा आएगा मेरे भाई। बाकी इतना कहूंगा कि अगर अभी भी आप लोगों ने एनरोल नहीं किया बैंक महापैक में, जाकर एनरोल कर लीजिए। अभी ये चल रहा है ऑफर आप लोगों के लिए, अभी भी ये चल रहा है, कुछ ही घंटे बाकी हैं इसमें। बैंक महापैक प्लस सभी के ऊपर 81% डिस्काउंट, वॉरियर प्रो पे भी ये डिस्काउंट चल रहा है, तो समय निकाल कर जाकर एनरोल कर लीजिएगा। Y168 मेरे भाई कोड यूज कर लीजिएगा। ओके, वॉरियर प्रो में हमारी आज फाइनेंशियल अवेयरनेस की क्लास है, आज चक्रव्यूह बैच में क्लास है मेरे भाई। इन दोनों बैचेस में हमारी क्लास रहने वाली, तो इसको स्किप मत करना। ओके, चलिए बाय बाय।